हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने जो क्वेश्चन दिया था पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे कुछ डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में आपका पहला क्वेश्चन यही था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 और डायरेक्शन ईस्ट की तरफ, वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन और डायरेक्शन 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ ईस्ट से। तो पहले मैं सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। ईस्ट, नॉर्थ, इधर वेस्ट, इधर साउथ। 3 न्यूटन किधर है? 3 न्यूटन ईस्ट की तरफ। 3 न्यूटन ईस्ट की तरफ। इसको मैं, ये वेक्टर ए था, इसका मैग्नीट्यूड 3। यूनिट लिखना जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हो 3 न्यूटन। बी, बी किधर है? ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ। ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ और मैग्नीट्यूड कितना? 4। मैंने एरो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा रखा है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो मैंने एरो का लेंथ थोड़ा बड़ा रखा। और इसका ये वेक्टर है बी, इसका मैग्नीट्यूड है 4। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों के बीच का एंगल आपको पता चल गया। यहां से ये वेक्टर ईस्ट से 60 डिग्री पर था, तो दोनों का वेक्टर के बीच का एंगल, दोनों टेल से टेल मिला हुआ, तो यही तो एंगल बन जाएगा दोनों वेक्टर के बीच का, यानी यही थीटा है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। यही फॉर्मूला था ना? तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60। कॉस 60 हाफ होता है। ये कितना हो जाएगा? 9, 16 और 12, 37। 9, 16 और ये 12, ठीक है। 37 का अंडर रूट। यूनिट क्या था? न्यूटन, तो यहाँ यूनिट बनेगा न्यूटन। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैंने लिख लिया। डायरेक्शन, पहले मैं रिजल्टेंट को दिखा देता हूं किधर है। तो हम लोगों ने ट्रायंगल में क्या सीखा है कि एक के हेड को दूसरे के टेल के पास रखेंगे। इसके टेल को इसके हेड के पास रख दो पैरेलली शिफ्ट करके, या फिर इसके टेल को इसके हेड के पास रख दो यहां। इसको उठाकर यहां या इसको उठाकर यहां, जो भी रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करता हूं, इसी को दिखाता हूं। इसको उठाकर मैं यहां कर देता हूं। सही है। अब पहले का टेल और दूसरे का हेड को मिला देता हूं, लेकिन रिजल्टेंट किधर होता है? ऑर्डर में तो यही होता, लेकिन रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में होता है। ये यही है ना? या फिर मैं ऐसे भी कर सकता था कि बी को उठा करके यहां रख देता। तो बी को यहां उठा कर रखता तो क्या होता? ये होता। तो या तो बी को उठाकर यहां रख दो या ए को उठाकर यहां रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्टेंट जो बनना है वही बनेगा।
तो ये मेरा रिजल्टेंट है जिसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैं बोल सकता हूँ। इसको ए बोल देता हूँ और ये क्या है, बी। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर प्लस ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए प्लस बी। अब ध्यान दो, मैंने जैसे डायरेक्शन बोला था वैसे ही मैं करता हूं। मान लेता हूं कि रिजल्टेंट ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा। तो tan अल्फा लिखने का तरीका बताया था, पहले बोल दूंगा लैंग्वेज में अल्फा के बारे में। लेट रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए। तो tan अल्फा एग्जाम बताया था फॉर्मूला, ए के साथ बनाया तो ए नहीं, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी कितना, बी का मैग्नीट्यूड 4, साइन 60 कितना होता है, √3/2 अपॉन ए कितना, A3 प्लस बी कितना है 4 और cos 60 हाफ होता है, ये कितना हो जाएगा 2 ऊपर कितना हो जाएगा 2√3 और नीचे कितना हो जाएगा 5। ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ये जो वैल्यू है किसी स्टैंडर्ड एंगल के लिए नहीं मिलता, इसलिए फिर इसको कैसे लिख देते हैं फाइनली, tan अल्फा इक्वल टू आया 2√3/5। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2√3/5, इस तरह से लिख देते हैं। अब जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन था उसी फॉर्मेट में मैं आंसर लिखता हूं। तो आंसर कैसा हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना आया था अभी, शायद √37 था, न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन किधर, इतना एंगल अल्फा एंगल नॉर्थ की तरफ ईस्ट से, tan इनवर्स ड्यू की ओर किधर, ड्यू tan इनवर्स 2√3/5 इतना डिग्री नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन था उसी फॉर्मेट में मैंने आंसर किया है। ईस्ट वेस्ट के टर्म में था, एंगल के टर्म में था, मैंने ईस्ट वेस्ट के टर्म में किया है, एंगल के टर्म में किया है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या था, वेक्टर ए इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए इक्वल टू 3 यूनिट, जो भी है यूनिट मुझे ध्यान नहीं क्या दिया था मैंने, मान लो न्यूटन ही रहा है, 3 न्यूटन ड्यू ईस्ट, बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर 4 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। ये तो बहुत ही सिंपल है, ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट की तरफ 3 वेक्टर ए है, वेक्टर का नाम देता हूं मैं, वेक्टर ए, और नॉर्थ की तरफ वेक्टर बी, वेक्टर बी। रिजल्टेंट देखना है किधर जाएगा, तो ट्रायंगल में क्या बोलते थे, हेड टेल रखेंगे, हेड टेल रखेंगे।
तो या तो इसको उठाकर मैं यहाँ रखूँ या इसको उठाकर यहाँ रखूँ, बात एक ही है। मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। इसको उठाकर यहाँ कर दिया और इसको उठाकर मैं यहाँ कर देता हूँ। ये ए और ये बी, ए प्लस बी, और रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में होता है। यहां से भी हो रहा है बी प्लस ए प्लस बी। सही है। ये तो बहुत सिंपल है। अगर मैं मैथमेटिक्स के हिसाब से देखूं, मैं वेक्टर के हिसाब से नहीं जाता, तो ये लेंथ कितना 3, ये लेंथ कितना 4, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाला मैग्नीट्यूड नहीं लिख देंगे। राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस से क्या लिख सकता हूं मैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, यही लेंथ होगा ना। तो बिना वेक्टर के हम लोग कर सकते हैं। इसका लेंथ कितना होना चाहिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि ये 5 आएगा। अब मैं वेक्टर से कर देता हूं, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो मैंने पहले ही सिखाया था कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि 2ab cos 90 जीरो कर देगा, इसीलिए दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है मेरा, तो मैं क्या लिखूंगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये, क्योंकि 2ab cos 90, दोनों के बीच का एंगल ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 जीरो कर देगा, इसलिए इसको लिखेंगे ही नहीं, हमको पहले से पता है। तो कितना हो जाएगा ये, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि 5 आएगा, 5 न्यूटन। अब अपने को डायरेक्शन देखना है ना, तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे, फिर से वैसे ही बोलता हूं कि रिजल्टेंट ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहां पर वेक्टर से देखने की जरूरत नहीं, यहां पर तो डायरेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल है, तो डायरेक्ट बोल दो ना, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं उसे भी कर दूंगा, इससे कर देता हूं बिना वेक्टर के, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये पता आपको पहले से मैं सिखा चुका हूं कि ये 53 डिग्री का वैल्यू है, अल्फा इक्वल टू 53 डिग्री। अब मैं वेक्टर से करता हूं। वेक्टर में क्या सिखाया था, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी कितना 4, साइन थीटा, थीटा दोनों के बीच का एंगल कितना 90 था, साइन 90, एक बार लिख देता हूं, अपॉन ए 3 4 cos 90, cos 90 तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ 4 इंटू 1 4 और नीचे 3, यानी tan अल्फा इक्वल टू 4/3, अल्फा इक्वल टू 53, वही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 इक्वल टू 5 न्यूटन, डायरेक्शन क्या था, ड्यू 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। F2 इक्वल टू 12 न्यूटन, ड्यू 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यही था। ईस्ट नॉर्थ
वेस्ट। फाइव न्यूटन किधर है? 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ ईस्ट से 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ। ये F1 बोल देता हूं मैं इसको। F2 इसके मैग्नीट्यूड से डबल से भी ज्यादा है, देख लो। तो लेंथ, मैं एरो का लेंथ इसके डबल से भी ज्यादा करूंगा। ये कितना है? 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 70 डिग्री नॉर्थ की तरफ वेस्ट से, 70 डिग्री नॉर्थ की तरफ वेस्ट से 70 डिग्री। ये क्या है? F2। अब दोनों के बीच का एंगल देखो तो ये कितना था? 20 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा? 70 प्लस 20 90। ये 90, तो ये भी क्या हो जाएगा? 90, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर का एंगल 180। तो यहां भी दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो मैग्नीट्यूड तो बहुत आसानी से लिख देंगे। कितना? F नेट फोर्स कितना बनेगा? नेट फोर्स को F भी बोल सकते हैं, नहीं तो F1 प्लस F2 बोल दो। यही तो फाइंड करना था अपने को। F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड, इसको मैं नाम भी दे सकता हूं। दोनों के रिजल्टेंट को मैं F बोल रहा हूं। F ऐसे भी लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकता हूं या ऐसे भी लिख सकता हूं। तो मैं दोनों के रिजल्टेंट का नया नाम दे सकता हूं, कोई नया फोर्स F बाद में कर दूंगा। फॉर्मूला क्या? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर का अंडर रूट, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट। कितना हो गया? 13 हो जाएगा। ये डायरेक्शन देखना है, फिर से वही मैं बोलूंगा। अच्छा, पहले रिजल्टेंट दिखाता हूं। इसको उठाकर मैं इधर रख देता हूं। इधर रखने में शायद इधर नहीं दिख रहा होगा आपको, और इसको उठाकर मैं इसके हेड के पास रख देता हूं। इसके टेल को इसके हेड के पास पैरेलली शिफ्ट करके। ये शायद दिख नहीं रहा होगा। अब क्या करना है? F1 प्लस F2, तो इसका टेल और F2 का हेड को मिला देते हैं। मिला दिया। अब बोलता हूं कि जो रिजल्टेंट है मेरा, यही F1 प्लस F2 है। रिजल्टेंट मेरा F1 से अल्फा एंगल पर है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। F2 यानी कि 12, F1 12 साइन 90, साइन 91, क्योंकि इस दोनों के बीच का एंगल है थीटा। F1 कितना? 5 और प्लस F2 cos 90, cos 90 इसको 0 कर देगा, साइन 91, यानी कितना हो जाएगा? 12/5। कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं मिल रहा है। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 12/5। तो क्या करेंगे? जैसे वहां बताया था, इसका रिजल्टेंट का वैल्यू अब मैं कैसे लिख सकता हूं? F1 प्लस F2 इक्वल टू, मैग्नीट्यूड कितना आया था अभी? 13 न्यूटन ड्यू
tan इनवर्स 12/5 इतना डिग्री किधर है, नॉर्थ की तरफ है, किससे, नहीं इतना डिग्री नहीं है ये ध्यान देना, ये एंगल मिलाकर लिखेंगे ना, अपने को ईस्ट से लिखना है तो अल्फा प्लस 20, ये 20 था तो कितना हो जाएगा, इतना प्लस 20 डिग्री, अल्फा प्लस 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर है ना, मुझे ईस्ट से एंगल लिखना है तो ये अल्फा और ये 20 डिग्री। तो इस तरह से जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया था उसी फॉर्मेट में मैंने आंसर लिखा है। क्लियर हो गया बात? कुछ और करते हैं, कुछ और में पहले मैंने बताया था दो वेक्टर को जोड़ने के दो तरीके, एक ट्रायंगल लॉ जो कि बता दिया हूं तुम्हें, और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो मैं ग्राफ से पहले वही बता देता हूं, ग्राफ से पैरेललोग्राम लॉ कैसे देखते हैं। दो वेक्टर ए और वेक्टर बी, ट्रायंगल में क्या करते थे, फिर से मैं जल्दी से बोल दे रहा हूं, ट्रायंगल में क्या करते थे, एक के हेड को दूसरे के टेल के पास ला देते, हेड टेल ऑर्डर में है, पहले का हेड दूसरे का टेल मिला दो, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में करते तो ये होता, अपोजिट ऑर्डर में ये, और थर्ड साइड किसको रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट को, इसको आर भी बोल सकते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या करते हैं वो दिखा रहा हूं मैं। पैरेललोग्राम में हेड टेल नहीं कनेक्ट करते, पैरेललोग्राम में टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं, याद रखना चाहिए। पैरेललोग्राम में टेल टू टेल, तो मैं क्या कर रहा हूं, टेल टू टेल कनेक्ट कर रहा हूं। ए वेक्टर बी वेक्टर, टेल टू टेल कनेक्ट कर दिया। ट्रायंगल में हेड टू टेल, एक के हेड के पास दूसरे का टेल लाते थे, पैरेललोग्राम में टेल टू टेल कनेक्ट करना अपने को कर दिया। अच्छा मैं हेडिंग लिख देता हूं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, अब पैरेललोग्राम में करना क्या, नाम से ही पता चल रहा है, पैरेललोग्राम बनाओ। कैसे बनाओगे, दो साइड तो आपके पास है ही, दो और साइड बनाने पड़ेंगे। दो और साइड कैसे, इस साइड के पैरेलल यहां बनाएंगे और इस साइड के पैरेलल यहां बनाएंगे, उसको डॉटेड से बनाओ। पैरेललोग्राम दिख रहा है, दोनों के इस पैरेललोग्राम में दो डायगोनल हैं, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये, दोनों के टेल से जो डायगोनल बन रहा है वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। दोनों के टेल से जो डायगोनल बन रहा है वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, दोनों वेक्टर के। बात तो वही है, इसको उठाकर ट्रायंगल में क्या होता था, इसको यहां ले आओ तो क्या हो जाता था, रिजल्टेंट ये होता था। नहीं तो इसको उठाकर यहां ले जाओ तो b प्लस ए, बी प्लस ए बोलो, ये a प्लस बी,
ए प्लस बी, ए प्लस बी। ट्राइंगल से देखो या पैरेललोग्राम से देखो, रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। ट्राइंगल में हेड टू टेल कनेक्ट करते थे और पैरेललोग्राम में टेल टू टेल कनेक्ट कर रहे हैं। रिजल्ट वही आ रहा, रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। अच्छा, एक चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्राइंगल में जब मैं एक्सप्लेन करता तो शायद कम समझ में आता, यहां एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना, थीटा। पहले थीटा में लेता था, ए और बी के बीच का एंगल थीटा। और मैं क्या बोला था कि लेट रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए। अल्फा को यही माना था ना। और मैंने वहां पर बोला था कि अगर इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, तो मैंने प्रूव किया था कि अल्फा थीटा बाई 2 होता है। याद आया कि नहीं? अल्फा थीटा बाई 2 आता है। इसका मतलब है कि ये थीटा बाई 2 है, ये थीटा है, ये थीटा बाई 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। ये भी थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड जब सेम हो तो रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर से पास करता है। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या, जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये। अगर ये थीटा बाई 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। मतलब दोनों वेक्टर से सेम एंगल पर है। तो अपने को सोचना ही नहीं है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करो दोनों वेक्टर को, उसका रिजल्टेंट दिखाओ और रिजल्टेंट दिखाकर बता दो कि रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर की तरफ जा रहा है। तो मान लो ये 60 तो अल्फा 30 होगा। अपने को सोचना ही नहीं है कैसे आएगा, सिर्फ देखना दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या है, तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर से जाएगा। ये 60 तो ये 30, ये भी 30, ये 45, ये 45, तो ये क्या हो जाएगा 22.5, 22.5। क्लियर है? तो आगे से ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो जो रिजल्टेंट होता है वो एंगल बाइसेक्टर से पास करता है। एंगल बाइसेक्टर कैसे देखेंगे, दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम से हम देखेंगे तभी आपको एंगल बाइसेक्टर दिखेगा। इधर से एंगल बाइसेक्टर कैसे एक्सप्लेन करूं, अगर मैं ट्रायंगल से एक्सप्लेन करूं ए ये और बी ये, तो यहां पर एंगल बाइसेक्टर से एक्सप्लेन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हो जाएगा यहां से भी, लेकिन मैं पैरेललोग्राम से देखूंगा तो बहुत आसानी से दिखेगा। ए बी ये और एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग रिजल्टेंट। क्लियर हो गया बात? तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन कैसे हैं, सपोज ऐसे तुम्हें क्वेश्चन दे दे, वेक्टर सी इक्वल टू ए प्लस वेक्टर बी। इसका मतलब क्या, सी रिजल्टेंट है। आर ना बोल करके मैं रिजल्टेंट को क्या बोल रहा हूं, सी। ए और बी का रिजल्टेंट क्या है, सी। तो डायग्राम हमेशा जनरल एक डायग्राम बनाओ तुम। इसको इस कंडीशन को फुलफिल करता हुआ मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ए ट्रायंगल से, बी ट्रायंगल लॉ से, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हम लोग पहले से जानते हैं। और a प्लस बी को क्या बोला जा रहा है, c। यही है ना,
ये ए, ये बी, तो ये सी। ऐसे लिख भी सकते हो। मान लो मैं इसको हटा देता हूं, ना भी हटाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों तो एक ही चीज है। तो मैं क्या करता हूं, इसको हटा लेता हूं, ए बी सी। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग तो यही है। मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही ऐसे रहेगा कि इफ वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड एक कंडीशन यहां, दूसरा कंडीशन यहां है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। एक कंडीशन ये दिया, दूसरा कंडीशन ये दिया, और अपने से पूछे दो कंडीशन के साथ फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये पूछ ले। ये क्वेश्चन हो गया। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो डायग्राम है। इस डायग्राम में मैं ये कंडीशन भी सेट करना चाहता हूं। ये कंडीशन मैं कैसे सेट करूं? तो ये ध्यान से देखो, तो ये पाइथागोरस जैसा दिख रहा है, पाइथागोरस का इक्वेशन। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यानी मैं एक को बेस बोल लूं, दूसरे को परपेंडिकुलर बोल लूं, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो मैं इसी ट्राइंगल में अगर मैं इसको बेस बोल लूं, इसको परपेंडिकुलर बोल लूं, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा सी। ए बेस, बी परपेंडिकुलर, सी हाइपोटेन्यूज। तो मैं इसी डायग्राम को कैसे चेंज कर दूं? अब ध्यान से देखो तो ये डायग्राम इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये डायग्राम दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, और ये पाइथागोरस को भी कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब क्वेश्चन क्या था? एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल साफ तो पता चल रहा है। ए को इधर ले आओ, टेल टू टेल 90 डिग्री, यानी जो रिक्वायर्ड एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। हो सकता है इसमें एक कंडीशन और दे देता, एक कंडीशन और देता कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड भी सेम है। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। ए और बी का मैग्नीट्यूड यानी क्या हो जाएगा? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये दोनों साइड इक्वल है ना, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब है कि ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि ए और सी का एंगल बताओ, ए और सी के बीच का। तो देखो तो दोनों का टेल टेल मिला हुआ है, ए और सी के बीच का एंगल 45 डिग्री। तुमसे बी और सी के बीच का एंगल पूछता, तो देखो तो दोनों का टेल टेल नहीं मिला हुआ, हेड हेड मिला हुआ है। तो पहले एंगल चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेल टू टेल मिलाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, बी को ऊपर शिफ्ट कर देता हूं और सी को आगे शिफ्ट कर देता हूं। ये सी और ये बी, दोनों का टेल टेल मिला हुआ है। यही एंगल बी और सी के बीच का ये एंगल, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यही लाइन ये है और ये लाइन ये है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है ये। तो ये 45, तो ये भी क्या 45, यानी कि बी और सी के बीच का एंगल भी 45। आगे से हम ध्यान रखेंगे कि टेल टेल मिला हुआ हो या हेड हेड मिला हुआ हो, दोनों ही केस में एंगल वही होगा। टेल टेल से भी देख सकते हैं, टेल से टेल मिलाकर भी एंगल को देख सकते हैं, हेड टू हेड मिलाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि जो हेड टू हेड एंगल बनेगा वही टेल टू टेल एंगल बनने जा रहा है।
तो ए और बी के बीच का एंगल 45 डिग्री, बी और सी के बीच का एंगल 45 डिग्री। तो इन तीनों कंडीशन के साथ सारे एंगल में बता सकता था किसके साथ कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन और भी तुम्हें देंगे। सपोज वो क्वेश्चन कैसे रहेगा, फिर से वैसे ही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। नया कंडीशन क्या है, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड। दो कंडीशन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर, फर्स्ट में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। जनरल डायग्राम, इसके अकॉर्डिंग डायग्राम कैसा, ट्राइंगल से दिखा रहा हूं। ए प्लस बी जिसको सी बोल दो, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो इसको सी ही रहने देता हूं। अब इसके अकॉर्डिंग तो डायग्राम ये है, इसके अकॉर्डिंग इस डायग्राम को चेंज करना है। ये बता रहा है कि तीनों साइड ट्रायंगल का सेम है। अगर तीनों साइड ट्रायंगल का सेम होगा तो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूं। अब मैं वेक्टर दिखा देता हूं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अब तुम्हें पता है ये 60, ये 60, ये 60, तो ए और सी के बीच का एंगल तो डायरेक्ट दिख रहा है, दोनों का टेल मिला हुआ है। ए और सी का कितना, 60 डिग्री। बी और सी का कितना, अभी बताया था, हेड टू हेड कनेक्टेड रहे या टेल टू टेल, एंगल वही आएगा। तो बी और सी का भी कितना, 60 ही, क्योंकि ये 60 60 60 है। तो बी और सी का भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ए और बी का, ए और बी का एंगल कैसे देखेंगे, ये एंगल होगा क्या, एंगल कैसे देखते हैं, टेल टू टेल। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो बोलूं वो बहुत ध्यान से रखना है, सुनना भी है और उसको याद भी रखना है। एंगल मैंने बोला था टेल टू टेल, तो इसको उठाकर आगे कर दो। अब ए और बी टेल टू टेल मिला हुआ है, ये 60, तो ये कितना, 120। क्लियर हो गया? इसी टाइप से डिफरेंट कंडीशन दे देकर तुमसे पूछेंगे, एंगल पूछ लेंगे। अच्छा, कभी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन दे देगा कि दो वेक्टर है, मान लो ए का मैग्नीट्यूड दे दिया 3, बी का मैग्नीट्यूड दे दिया 4 और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 दे दिया। इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 दे दिया, तो तुमसे पूछ लेगा कि बताओ कि दोनों के बीच का एंगल क्या रहा होगा। वो तो डायरेक्ट भी दिख रहा है, पाइथागोरस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का √5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का √5, इसका मैग्नीट्यूड 5, इसका मैग्नीट्यूड 3, इसका मैग्नीट्यूड 4। ए और बी के बीच का एंगल तुमसे पूछा था, ये तो बिना वेक्टर के कर लिया, दिख गया पाइथागोरस है। मेथड से कैसे सॉल्व करते, हम जानते हैं रिजल्टेंट को, इन दोनों का रिजल्टेंट को ये लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दोनों के बीच का एंगल यही है ना, यही अपने को फाइंड करना है।
क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि दोनों के बीच का एंगल बताओ। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट इधर से कैंसिल हो जाएगा। 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, 24 कॉस थीटा। 25 को इस तरफ ले जाओ, 24 कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0 बाई 24, कॉस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मेथड से ऐसे हो गया। तो इस तरह से दो वेक्टर का रिजल्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ डीपीपी दूंगा और अगले क्लास में इसको सॉल्व करना, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।